नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट। दोस्तों, जब मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं, प्लीज समझना, वेटेज पेपर में अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क किया गया, 8 से 10 मार्क के इंडियन एविडेंस एक्ट। और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आप चाहो तो, आप समझो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले स्टूडेंट को इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है, भैया फैक्ट इन इश्यू क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या है, ओरल एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, और कानून क्या चाहता है, तो सबूत चाहता है। तो एविडेंस में कैसे एविडेंसेस आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आप इंडियन एविडेंस एक्ट के आपके नोट्स के शुरुआत में ही, यस पिंकी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्टेड, इंडियन एविडेंस एक्ट। यस पिंकी मैडम, इंडियन एविडेंस एक्ट वी हैव स्टार्टेड मैडम, ऑन योर रिक्वेस्ट वी हैव स्टार्टेड। यस और नो? तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मैं चाहूंगा आप सबसे पहले ये लिखो, वहां पर उस पेज नंबर 1 पर आप लिखना, एविडेंसेस सिर्फ 2 ही होते हैं। एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो ओरल एविडेंस होता है, डायरेक्ट एविडेंस, वो हर बार डायरेक्ट एविडेंस होता है, बाय विटनेस। ऑलवेज डायरेक्ट एविडेंस बाय विटनेस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम कहते हैं डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। मतलब वो प्राइमरी एविडेंस हो सकता है या सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसको भी हम इनडायरेक्ट या सेकेंडरी एविडेंस में गिनेंगे। मतलब हम कह सकते डायरेक्ट एविडेंस है, मतलब फैक्ट्स इन इश्यू है, और इनडायरेक्ट एविडेंस है मतलब रिलेवेंट फैक्ट्स है। तो क्या लिख रहा हूं भाई मैं, हमारा कानून इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को गुनहगार साबित करने से पहले, उसको अपराधी साबित करने से पहले, जो प्रोसिक्यूशन से मांगता है वो मांगता है सबूत, एविडेंस। और प्रोसिक्यूशन को जो एविडेंस और सबूत देना होता है, वो एक तो ओरल एविडेंस देना है या डॉक्यूमेंट एविडेंस देना है। मैं बार बार वो एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज सबको दिमाग में है। अजमल कसाब के केस में 50,000 पन्नों का चार्जशीट फाइल किया गया था, जिसमें अजमल कसाब को ये हमला करते वक्त जो ओरल एविडेंसेस थे, विटनेसेस थे, वो भी पेश किए गए थे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी पेश किए गए थे, जिसके बदौलत उसको फांसी की सजा हुई थी। तो हमारा कानून ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट एविडेंस दोनों को एक्सेप्ट करता है। बट अगर वो एविडेंस ओरल है तो डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। क्यों? बिकॉज हियर से एविडेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए एविडेंस। हियर से मतलब सुनी सुनाई बातें वो एविडेंस में कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। बट उसके अपोजिट होता है रूल ऑफ रेस गेस्टे। रेस गेस्टे को कोर्ट एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज रेस गेस्टे एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट में दम होता है, वजन होता है, इसलिए रूल ऑफ रेस गेस्टे वहां पर आता है। करेक्ट स्पर्श। जनरली यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो फैक्ट्स इन इशू है, मतलब इशू मतलब क्या, प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को लेकर जो फैक्ट्स है, अगर वो डायरेक्टली आपके सामने है स्पर्श, तो वो डायरेक्ट एविडेंस है। भैया ए ने बी को देखा कि वो मर्डर कर रहा है सी का, ए ने जब बी को देखा कि वो मर्डर कर रहा है सी का, तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया, और ए यहां पर ओरल एविडेंस आ गया, तो एविडेंस बाय विटनेस। समझ रहा है? ए ने देखा बी को मर्डर करते हुए सी का, एंड जब वो मर्डर का जो हथियार था, जो चाकू था, उस चाकू पर बी के उंगलियों के निशान मिले, जिसको एक एक्सपर्ट ने कहा कि इसी हथियार से क्या हुआ है, खून हुआ है, और ए ने देखा उसके सामने हथियार बी ने सी को मारा था, तो जो एक्सपर्ट का ओपिनियन आया, वो डॉक्यूमेंट एविडेंस आया, वो डायरेक्ट हुआ फैक्ट्स इन इशू। अब फैक्ट्स इन इशू मैच विद ओरल एविडेंस, इज गिल्टी। मतलब आपको समझना है,
कि हम हर बार एविडेंस जो होते हैं वो कैसे पेश करते हैं। सी ऑन द स्क्रीन, अगर ये आपको समझा है तो हम एविडेंस को लेकर आते हैं। दोस्तों ये रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूं, प्लीज समझना पहले। ये रेक्टेंगल है, एक और रेक्टेंगल है, चलो आपकी नॉलेज के लिए। और यहां पर मैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक में लिखता हूं फैक्ट्स इन इशू, एक में लिखता हूं रिलेवेंट फैक्ट्स। यहां पर आउटसाइड में लिखता हूं फैक्ट्स, और ये जो पार्ट है फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स, इसको हम कहेंगे एविडेंस। ओके सर, आपने एविडेंस किसको कहा? जो रिलेवेंट फैक्ट है और जो फैक्ट्स इन इशू है उसको एविडेंस अब कहते हैं। मतलब एक तो डायरेक्ट एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंस। अच्छा, फैक्ट सर आपने बाहर रखा है, तो हम इससे क्या कंक्लूजन करते हैं? हम इससे कंक्लूजन करते हैं एवरी एविडेंस इज all evidence, every नहीं आएगा, all evidences are facts, all evidences are facts, comma, but all facts are not evidences। वो फैक्ट को एविडेंस बनना है तो इट मस्ट बी फैक्ट इन दैट इशू और इट मस्ट बी रिलेवेंट फैक्ट। हर फैक्ट एविडेंस नहीं होगा, वही फैक्ट एविडेंस होगा जो फैक्ट इन दैट इशू है और जो रिलेवेंट फैक्ट है। मतलब रिलेवेंट फैक्ट अकेला एविडेंस नहीं हो सकता है, एक रिलेवेंट फैक्ट दूसरे रिलेवेंट फैक्ट के साथ मिलकर वो अगर ये साबित करे कि वो फैक्ट इन इशू है तभी वो एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा। हाँ, रिलेवेंट फैक्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस, बट आपको कोर्ट में फैक्ट इन इशू बताना बहुत जरूरी है। जब तक फैक्ट इन इशू प्रूव नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति जो अक्यूज्ड है वो निर्दोष होता है, निमित्त निर्दोष होता है, अक्यूज निर्दोष होता है। तो दोस्तों प्लीज समझना, फैक्ट्स इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट्स, ये क्लियर है। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये क्लियर है। ओरल एविडेंस हर बार डायरेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट एविडेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यूजुअली हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। क्लियर है तो थम्स अप करो क्विकली। फिर मैं इसको आगे और थोड़ा अलग ढंग से हम कहेंगे फैक्ट्स में। आई होप जो मैंने लिखा है आपने लिखा होगा। फैक्ट्स में मैं पहले करूंगा फैक्ट्स इन इशू और फिर कह रहा हूं रिलेवेंट फैक्ट। अब देखते हैं फैक्ट्स इन इशू किसे कहते हैं। हम कहते हैं फैक्ट्स which is the center of controversy, fact which is the center of controversy and whose proof would result either determination of right or liability। Fact which is center of controversy whose proof would result either determination of right or liability। अरे भाई इसका बेस्ट फिलहाल का एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। स्टूडेंट इमोशनल होते नहीं सर, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। फेमस मर्डर केस या सुसाइड केस जो भी फिलहाल चल रहा था, सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर रिया चक्रवर्ती को बेल क्यों हुई? रीजन वॉज वो फैक्ट इन इशू प्रूव नहीं कर पाए। इफ द फैक्ट इन इशू कुड नॉट बी प्रूव्ड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो केस चला था रिया चक्रवर्ती पर, वो क्यों बोला उस केस में केस को हम कह सकते हैं सुसाइड में कन्वर्ट किया गया। रीजन द फैक्ट इन इशू कुड नॉट बी प्रूव्ड। अगर फैक्ट इन इशू विच इज द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी अगर प्रूव हुआ तो ही उनके खिलाफ क्या बनता है, केस बनता है। प्रूव नहीं हुआ तो केस नहीं बनता है। रिलेवेंट फैक्ट्स क्या है? हाँ,
तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो केस चला था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, वो रिलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पर चला था। तो व्हाट इज रिलेवेंट फैक्ट्स हम लिखते हैं, फैक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड, कि उन्होंने ड्रग्स की आदत लगाई थी उन्हें, टू प्रूव अ केस आर कॉल्ड एज रिलेवेंट फैक्ट्स। फिर किसी ने पेश किया कोर्ट में, उनके वकील ने, कि उनसे मिलने से पहले भी वो ड्रग्स लेते थे, या उनके बाद, या उनसे मिलकर नहीं लिया, वगैरह वगैरह, आर कॉल्ड रिलेवेंट फैक्ट्स। रिलेवेंट फैक्ट्स, इसका एग्जांपल रिया चक्रवर्ती के भाई को, या फिर उनके सुशांत सिंह राजपूत के कुक को, या और एक दो लोगों को मिलकर, उनके साथ मिलकर रिया चक्रवर्ती ने इस घटना को अंजाम दिया। ये रिलेवेंट फैक्ट को जोड़ने की कोशिश की गई, इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई और इल्जाम लगाया गया। रिलेवेंट फैक्ट्स को जोड़ने की कोशिश की गई, उस रिलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पर उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चला, बट क्योंकि वो फैक्ट्स इन इशू कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं कर पाए, केस कमजोर पड़ गया और अंत में सीबीआई हो या सीआईडी हो, सबने उसे सुसाइड करार देते हुए इसको केस को क्लोज कर दिया। और फिर अलग केस चला एनसीबी में, नारकोटिक्स ड्रग्स ब्यूरो के अंदर, फिर वो अलग केस चल रहा है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। आई होप फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट सबको क्लियर है। जय माता दी बोल दो अगर क्लियर है। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके दोस्तों, अब आपके नोट्स के अंदर आना। नोट्स के अंदर मैंने डिफरेंस दिया फैक्ट्स और एविडेंस के बीच में। दोनों भाई, न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स, सब में चैप्टर वही है, सिलेबस वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट ओल्ड सिलेबस में भी है, न्यू सिलेबस में भी है, सब कुछ सेम है, रिश्ता वही, सोच नहीं है। जब मैं फैक्ट्स और एविडेंस के बीच में आपसे डिफरेंशिएट कर रहा था, हमने अभी एक पॉइंट डिस्कस किया था कि भाई हर एविडेंस फैक्ट है, बट हर फैक्ट एविडेंस नहीं है। तो फैक्ट का जो और एविडेंस का डिफरेंसेस वहां पर दिया है। आई होप वो डिफरेंस आप देख पाओगे। उन्होंने फैक्ट्स जो कहा है वो फिजिकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल जो एविडेंसेस है वो सिर्फ एक्सप्रेस होते हैं, दैट इज फिजिकल होता है। कल से मैं आपको फिर पहले एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों नोट्स के एंड में आना, मैं मेरे हिसाब से जो बताना चाहता हूँ पहले वो देख लेते, उसके बाद आपकी क्वेरीज में आऊंगा मैं। नोट्स के एंड में ये जो पॉइंट्स है ये सारे इंपॉर्टेंट है। एडमिशन कन्फेशन का डिफरेंस, डायरेक्ट एविडेंस हेयरसे एविडेंस का डिफरेंस, प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस का डिफरेंस, ये डिफरेंसेस पर भी क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको समझना एडमिशन और कन्फेशन में क्या फर्क है। तो भाई आपको ये समझिए, एडमिशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति एडमिशन दे सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो प्लीज वहां पर जैसे मैं लिख रहा हूँ आप मेरे साथ जरूर मार्क करना आपके नोट्स में, जब हम कहते हैं वहां पर सबसे पहले एडमिशन क्या दिया, पढ़ो मेरे साथ। एडमिशन अ स्टेटमेंट विच सजेस्ट इन्फरेंस, इन्फरेंस मतलब क्या, कंक्लूजन ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। कोई भी ऐसा बयान जो सजेस्ट करता है, इन्फरेंस, इन्फरेंस का मीनिंग लिखना, इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन, reached on the basis of evidence and reasoning। वो जब जज कहता है ना, सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तो प्लीज यहां पर जो लिखा है एडमिशन में क्या लिखा है, विच सजेस्ट इन्फरेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। तो जब फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को लेकर कोई बयान दिया जाता है तो उसको हम एडमिशन कहेंगे। एडमिशन कौन दे सकता है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन दे सकता है, कोई भी पर्सन जिसमें अक्यूज भी आएगा या नॉन अक्यूज भी आएगा। कोई व्यक्ति एडमिशन के अंदर, जब हमने डिस्कस किया था आईपीसी, वो टैक्सी ड्राइवर जिसको अजमल कसाब ने धमकाया था, वो टैक्सी ड्राइवर भी जब स्टेटमेंट देगा तो उसे एडमिशन कहा जाएगा। एडमिशन लेस सीरियस होता है। एडमिशन जो दिए जाते हैं उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, एडमिशन प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज वो स्टेटमेंट है, कोई बयान है। एडमिशन नॉट मेड इन अ प्रॉमिस, थ्रेट
और अंडर इन्फ्लुएंस। एडमिशन वॉलंटरी नेचर होता है। एक व्यक्ति ने दिया हुआ हर स्टेटमेंट उसका एडमिशन हो सकता है उस केस को लेकर, वो वॉलंटरी नेचर एडमिशन। एडमिशन उस व्यक्ति के लिए यूज हो सकता है। कुछ लोग अक्सर सरकारी गवाह बनते, सरकारी गवाह बनने के बाद वो जो स्टेटमेंट है उनके लिए यूज किया जा सकता है एडमिशन। एक व्यक्ति, जब उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि मेरे कनपट्टी पर उसने बंदूक रखी और मुझे उसने कहा तू इस जगह से दूसरे को मुझे लेके जा, तो मुझे जाना पड़ा, तो ये उसने दिया हुआ स्टेटमेंट उसके लिए यूज किया गया और उसके फेवर में गया और जज ने उसे निर्दोष करार दे दिया। एडमिशन था, कोई साबित नहीं कर पाया कि उसने कुछ गलत कहा। तो ये एडमिशन के 6 पॉइंट्स है। मैंने ये क्यों बताया समझना, शॉर्ट नोट और एडमिशन आता है तो ये 6 पॉइंट लिखने हैं। डिफरेंस बिटवीन एडमिशन कन्फेशन आता है तो हम वो तो लिखने ही वाले। शॉर्ट नोट आया तो भी 6 पॉइंट जो आता है अक्सर, व्हाट इज एडमिशन। तो प्लीज एडमिशन के 6 पॉइंट्स, हाँ वो तुम ऐसे तो लिख सकते हो, हर जगह लिखोगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, जैसे हमने फैक्ट और एविडेंस का लिखा था ना साकेत, हर जगह लिख सकते हो। ये मेन 6 पॉइंट्स है। एडमिशन के इन 6 पॉइंट्स क्लियर है तो थम्स अप करो। मैं कन्फेशन में जाता हूं, कन्फेशन के 6 पॉइंट्स में। एडमिशन के 6 पॉइंट्स क्लियर है तो थम्स अप करो। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, फिर कन्फेशन में भी कह दिया कन्फेशन सिर्फ अक्यूज करेगा। जब एक स्टेटमेंट अक्यूज करता है तो ही वो कन्फेशन माना जाएगा, ओनली बाय अक्यूज्ड। मोर सीरियस नेचर, कन्फेशन को प्रूव करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने, अक्यूज ने कहा हाँ मैंने मर्डर किया, तो मर्डर कैसे किया ये प्रूव किए बगैर उसको हम दोषी नहीं करार दे सकते, तब तक वो अक्यूज रहेगा। कन्फेशन हैज टू बी प्रूव्ड, मेड अंडर प्रॉमिस और थ्रेट लिखा हूं, थ्रेट। आप सबने ये तो पढ़ा है कन्फेशन में। कन्फेशन अगर आपने पुलिस वाले के सामने किया, थ्रेट से किया या पुलिस वाले से सामने किया, तो वो कन्फेशन एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं होता है। तब तक जब तक कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने ना हो तब तक वो कन्फेशन एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं होता है। सो कन्फेशन मेड अंडर प्रॉमिस, थ्रेट, अंडर इन्फ्लुएंस इज नॉट एडमिसिबल अंडर एविडेंस। अरे बोलो भाई। सो कन्फेशन मेड अंडर प्रॉमिस, थ्रेट चाहिए उधर, अंडर इन्फ्लुएंस इज नॉट एडमिसिबल अंडर एविडेंस। कन्फेशन जो भी व्यक्ति करता है उसके खिलाफ जाता है, कन्फेशन अगेंस्ट द पर्सन। एडमिशन उसके लिए यूज हो सकता है, कन्फेशन इज ऑलवेज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। कन्फेशन हर बार उस व्यक्ति के खिलाफ जाता है, कन्फेशन हर बार उस व्यक्ति के खिलाफ जाता है। सब लोग है पक्का? सब लोग समझे मेरी बात को? एडमिशन कन्फेशन का अगर शॉर्ट नोट आता है कन्फेशन का, डेफिनेटली आप कन्फेशन में और भी पॉइंट लिख सकते हो, बट ये 6 पॉइंट लिखनी है थोड़ा डिटेल में, अलॉन्ग विद सम एग्जांपल यू कैन कोट। अब इसमें आ जाओ, डायरेक्ट एविडेंस, हियर्स एविडेंस। देखो ये मैं सब बता रहा हूं, मुझे जो लगता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लेकर क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। डायरेक्ट एविडेंस, हियर्स एविडेंस। पहले डायरेक्ट एविडेंस में आता है भैया, डायरेक्ट एविडेंस मतलब जो विटनेस देता है, जिसको कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा। जो व्यक्ति ये एविडेंस देता है उसके ऊपर ये प्रेशर होता है कि प्रूव करना है कि वो एविडेंस है वो सही है, जीनियन एविडेंस है। ना 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 लीसा, लेस सीरियस मतलब क्या समझना। वो टैक्सी ड्राइवर ने जो अजमल कसाब की मदद की ना लीसा, वो टैक्सी ड्राइवर ने ऑफेंस तो किया बट ऑफेंस आईपीसी के तहत लेस सीरियस है, उसको उसके लिए सजा नहीं होगी, ये वो कहते हैं लीसा। सिविल नहीं, क्रिमिनल नहीं होगा। हर लेस सीरियस सिविल में नहीं आता है, जनरली लेस सीरियस सिविल में आता है, बट क्रिमिनल में भी लेस सीरियस आते हैं ना। अरे भाई आप बस में चल रहे हो लीसा, बहुत भीड़ है, एक ए ने बी को धक्का दे दिया, मान लो भीड़ के कारण धक्का लग गया, बट ए ने ऑफेंस तो किया ना, और वो लेस सीरियस है। बी ने कहा कि नहीं इसने जानबूझकर किया, अब जानबूझकर ए ने कहा चलो जानबूझकर किया, जानबूझकर कर भी दिया, प्रूव भी हो गया जानबूझकर किया है, वो लेस सीरियस है, उसने एडमिट कर दिया, तो वो तुरंत वो बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं बनेगा, लेस सीरियस। डायरेक्ट एविडेंस में जो विटनेस देता है उसकी ऑथेंटिसिटी
उस विटनेस को प्रूव करनी होती है, इसलिए डायरेक्ट एविडेंस जो देता है ना उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिन। जो डिफेंस का लॉयर होता है वो विटनेस का अक्सर क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। बॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा होगा, डायरेक्ट एविडेंस को लेकर शॉर्ट नोट आने पर ये 4 पॉइंट्स। हियर से एविडेंस, इस पर भी शॉर्ट नोट आता है, भैया डिराइव्ड बाय पर्सन फ्रॉम अदर पर्सन। ए ने बी को कहा कि सी ने डी का मर्डर किया, ए ने बी को कहा कि सी ने डी का मर्डर किया, ए ने बी को कहा कि सी ने डी का मर्डर किया था। अब जब कोर्ट में विटनेस कहते हुए बी को बुलाया गया तो बी ने कहा हाँ सी ने डी का मर्डर किया था। कोर्ट ने कहा तुम्हें कैसे पता? वो कहता मुझे ए ने कहा था कि सी ने डी का मर्डर किया। कोर्ट कहता है इसको हम एविडेंस में नहीं ले सकते, बिकॉज सुनी सुनाई बातें फैब्रिकेटेड हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, कोर्ट का वक्त जाया होगा। कोर्ट इस केस में बी का एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, बट कोर्ट ए को बुला सकता है ये पूछने के लिए क्या वाकई में तुमने ऐसा कोई स्टेटमेंट बी को कहा था, और अगर ए ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था तो बी को गलत स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट पनिश कर सकता है। तो कहते हैं derived by person from other not admissible in court. Person giving that evidence does not take authenticity of statement made. Person giving hearsay evidence cannot be cross-examined as it is not admissible only. As it is not admissible only. Person giving hearsay evidence cannot be cross-examined. अरे बोलो भाई, hearsay evidence है ना, तो उसका एविडेंस ही एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन कहां से होगा? उसी का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जो एविडेंस होता है। ओके, प्राइमरी एविडेंस ऑलरेडी हैव डिस्कस, डायरेक्ट एविडेंस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, सेकंड एविडेंस जो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी होती है, फोटोकॉपी उसको सेकंड एविडेंस कहते हैं। प्राइमरी एविडेंस वो बेस्ट एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट एविडेंस तभी होगा जब प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है। देन प्राइमरी एविडेंस देने के लिए कोर्ट में कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है लॉयर को, बट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस के लिए नोटिस देना पड़ता है कि हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस है, वो हम पेश करना चाहते हैं। ये डिफरेंसेस हुए। प्लीज टेक सम 30 seconds to 1 minute, टेल मी क्विकली ये डिफरेंसेस अगर आपको क्लियर है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कोई और पॉइंट्स जो आपको लगता है कि मैंने डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, मैं लिख लेता हूं उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। आप मुझे बोल दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्विकली। इंडियन एविडेंस एक्ट, मैंने जो डिस्कस करा था कर लिया, आप मुझे बोला फटाक से क्विकली। वेटिंग फॉर कमेंट्स। ओके, हियर से एविडेंस के एक्सेप्शंस, ठीक है। सेक्शन 7 पूछा, ठीक है। और पूछो फटाक से वन बाय वन क्विकली, ताकि मैं वो कंसेप्ट फिर एक बार निकाल के रखता हूं और फिर हम डिस्कस करें। मैं इतना ही बता दूं, किसने पूछा ये? निशिता, हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन रूल ऑफ रेस गेस्ट है। निशिता, हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन ही रूल ऑफ रेस गेस्ट है, तो रूल ऑफ रेस गेस्ट इनडायरेक्टली तूने पूछ लिया। रूल ऑफ रेस गेस्ट है, रूल ऑफ रेस गेस्ट लिखता हूं, रूल ऑफ रेस गेस्ट है। अच्छा, पॉइंट नंबर 19 पूछा है। सेक्शन मत लिखो, पॉइंट बोलो, पॉइंट पॉइंट नंबर ज्यादा करता है। पॉइंट 19, पॉइंट से बोलो मुझे प्लीज। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोला है, ओके। सरकम नाम लिखा तो भी चलेगा, हर जगह सेक्शन नहीं लिखा है मैंने उधर। एविडेंस सबको समझना चाहिए ना बेटा, सेक्शन मत लिखो, मैं अगेन बता रहा हूं आपको, प्लीज पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर। सेक्शन 121 to 127, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल, ठीक है ना। तो भाई इनडायरेक्टली क्या हो गया? इनडायरेक्टली ये हो गया कि हमें फटाफट सारे पॉइंट डिस्कस कर ले। तो आ जाओ, इंडियन एविडेंस एक्ट सब कुछ डिस्कस करना है, फिर बाकी के पॉइंट भी कोई छोड़े भाई, फटाफट सब लोग डिस्कस कर लेते ना। हमने यहां तक तो डिस्कस कर लिया था रूल ऑफ रेस गेस्ट क्या कहते हैं। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। रूल ऑफ रेस गेस्ट, आपको जो नोट्स दिए ना ध्यान रखना, ये नोट्स इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। रूल ऑफ रेस गेस्ट को लेकर
वो जो एक्सप्रेशन दिया ना, वो डायग्राम जो दिया, उस डायग्राम के अंदर जो थ्योरी लिखा है, वो थ्योरी आपको और क्लैरिटी देगी। हर पॉइंट वहां पे क्लियर है। और किसने पूछा था वो एक्सेप्शन? शायद से निशिता ने पूछा था। निशिता बेटा, लीसा अभी सभी डिस्कस करें फटाफट एक एक पॉइंट। निशिता बेटा, रूल ऑफ रेस गेस्टे का पहला पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा है? रूल ऑफ रेस गेस्टे इज एन एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट हियरसे एविडेंस। क्यों? प्लीज समझना आप मेरी बात को, सब लोग पढ़ो मत, पहले उधर समझो। हियरसे एविडेंस भी हम कहते हैं किसी के कहने पर किसी ने कोर्ट में कुछ कहा तो कोर्ट उसे हियरसे एविडेंस मानता है। बट रूल ऑफ रेस गेस्टे वो कहता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, समझना। ए के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने बी का मर्डर किया, तो कुछ लोगों ने कोर्ट में कहा कि माय लॉर्ड, मर्डर होने की एक दिन पहले ए और बी में झगड़ा हुआ था और ए ने बी को कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये जो ए का स्टेटमेंट था, बी को मैं मार दूंगा, ये कुछ लोगों ने कोर्ट में कहा, तो इसको कोर्ट हियर से एविडेंस नहीं मानता है। कोर्ट इसको रूल ऑफ रेस गेस्टे के तहत इंक्लूड करता है। क्यों? रूल ऑफ रेस गेस्टे का जो डायग्राम दिया, उस डायग्राम के अंदर का सेकंड पॉइंट पढ़ो सब लोग लाउडली। Res geste is based on the belief that because certain statements are made naturally, spontaneously, and without deliberation during the course of an event, thus the court believes that such statements carry a high degree of credibility. कोर्ट मानता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स को हाई डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी देना जरूरी है। द थिंग इज डन। रेस गेस्टे मतलब द थिंग इज डन। भाई, ए ने बी को कहा था मैं तुम्हें मार दूंगा और बी का नेक्स्ट डे मर्डर हुआ, तो ए पर सिर्फ इल्जाम लगेगा, प्रूफ तो करना पड़ेगा। मतलब रूल ऑफ रेस गेस्टे के तहत हम कहते हैं, वहां पर लिखना रूल ऑफ रेस गेस्टे में, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन अक्यूज्ड टू शो दैट ही इज इनोसेंट। तो भैया ए के लॉयर को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, माय लॉर्ड मेरे क्लाइंट ने ऐसा कहा था बट उसने मारा नहीं है बी को। ए का लॉयर प्रूव करेगा कोर्ट में। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन अक्यूज्ड, रूल ऑफ रेस गेस्टे में। और उधर इसे दिया है वेर अ सर्टन फैक्ट, रूल ऑफ रेस गेस्टे का पॉइंट पढ़ना उधर थ्योरी में, व्हेन सर्टन फैक्ट्स व्हिच दो नॉट इन इशू। भैया एक दिन पहले ए ने कहा था, एक दिन बाद मर्डर हुआ है, दो फैक्ट्स व्हिच नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू as to form part of the same transaction, it is known as rule of res geste। और उसको कोर्ट एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट कर सकता है। बोलो भाई, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन अक्यूज्ड एंड रूल ऑफ रेस गेस्टे क्लियर है तो थम्स अप करो। रूल ऑफ रेस गेस्टे हम आगे आ रहे, एक एक करके आगे पॉइंट देखते हैं फटाक से। रूल ऑफ रेस गेस्टे क्लियर है तो थम्स अप करो क्विकली। जो मैंने समझा रूल ऑफ रेस गेस्टे उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग है तो मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप सबने मेरी बात सुनी है और वहां पे दिया हुआ पॉइंट पढ़ा है। अब जो सेक्शन 7 है ना दोस्तों, वो एग्जैक्टली अपोजिट है रूल ऑफ रेस गेस्टे के। मुझे बोलो, रूल ऑफ रेस गेस्टे में कमेंट करो, रूल ऑफ रेस गेस्टे में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ये साबित करना कि वो इनोसेंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? बोलो मुझे, कमेंट करो। रूल ऑफ रेस गेस्टे में बर्डन ऑफ किसके ऊपर है? तो इससे मैं आपको सेक्शन 7 एक मिनट में बता दूंगा। अक्यूज के ऊपर है, करेक्ट। और सेक्शन 7 के उधर लिखना आप सब लोग तुरंत उधर नीचे, मेरे मैं जिस देख रहा हूं वैसे आपके कमल हाथों से लिखो, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन। अरे प्रोसिक्यूशन मतलब कौन? जिसने केस किया है, जिसने केस किया उसके ऊपर बर्डन है प्रूव करना कि यहां पर वो व्यक्ति क्या है, गिल्टी है, अक्यूज्ड है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन इन सेक्शन 7। मतलब क्या? अब मेरे साथ पढ़ना सेक्शन 7। फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजन, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी स्टेट ऑफ थिंग्स फॉर ऑकरेंस ऑफ द फैक्ट टू बी प्रूव्ड वेदर इट बी अ फैक्ट और अनदर रिलेवेंट फैक्ट। अरे भाई, जब इल्जाम लगा कि क्या ए ने बी का मर्डर किया था, इल्जाम ऐसा लग रहा है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया था, ए के ऊपर इल्जाम लगा है ए ने बी का मर्डर किया था, और बी के लॉयर्स का कोर्ट में कहना है कि जहां पर बी का मर्डर हुआ था वहां पर ए और बी के दोनों के पैरों के निशान मिले थे, और पैरों के निशान स्ट्रगलिंग वाले मिले थे। मतलब निशान ऊपर नीचे हो रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, स्ट्रगलिंग वाले निशान थे, जिससे साबित होता है कि ए ने बी का मर्डर किया है। तो कोर्ट
इसको रिलेवेंट फैक्ट कहते हुए लेगा, बट ये साबित करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि ये जो स्ट्रगलिंग वाले निशान थे उसी वक्त बी का मर्डर हुआ है। हो सकता है स्ट्रगलिंग वाला निशान हुआ होगा, ए और बी में हाथापाई हुई होगी, हाथापाई होने के बाद ए वहां से चला गया और बाद में किसी ने आकर बी का मर्डर किया। तो इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 7 में किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन पर होता है। वो एग्जाम्पल पढ़ लो। और रूल ऑफ रेस गेस्टे के एग्जैक्टली अपोजिट ये सेक्शन 7 का प्रोविजन है, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन पर है। ये मैंने बताया एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजन फॉर द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। जो फैक्ट्स है उस ओकेजन के, उसको प्रूव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल पढ़ लो ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन। क्लियर है? तो जेएमडी बोलो, मैं अगले पॉइंट में जाऊंगा। लीसा ने शायद पूछा था ना पॉइंट ये। लीसा क्लियर है तो आगे बढ़ना। I don't know, I just remember one point where you have asked point number 5. That is the reason I have taken your name. Okay. पॉइंट नंबर 5 के बाद आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 में। अब पॉइंट नंबर 6 में अगेन ध्यान रखना, हम लोग आईपीसी पढ़ चुके हैं। प्लीज दोस्तों, हम लोग आईपीसी पढ़ चुके हैं और हमने आईपीसी में पढ़ा है क्राइम के लिए एसेंशियल 4 स्टेजेस है, जिसमें एक आता है इंटेंशन, फिर आता है प्रिपरेशन, फिर आता है अटेम्प्ट, फिर आता है अकम्प्लिशमेंट। तो वो क्या कहता है? अगर एक व्यक्ति का मोटिव है, मतलब मोटिव से पहले, मोटिव पहले होता है, बाद में इंटेंशन। मोटिव फिजिकल मोटिव फिजिकल होता है और इंटेंशन, मोटिव साइकोलॉजिकल होता है, इंटेंशन फिजिकल होता है। तो हम कहते हैं मोटिव और इंटेंशन, मोटिव है या प्रिपरेशन है, तो उस मोटिव और प्रिपरेशन को हम फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट कहते हुए ले सकते हैं। कैसे? जब ए के ऊपर इल्जाम लगा, जो दिया है उधर एग्जांपल, वाई का मर्डर करने का एक शार्प वेपन से, और जब एक्स का ऊपर इल्जाम लगा और जब एक्स के घर की तलाशी हुई तो कुछ दिन पहले ही वो शार्प वेपन एक्स ने परचेज किया और रिसिट एक्स के घर से मिला। तो ये जो रिसिट है इसको हम रिलेवेंट फैक्ट मतलब क्या? इनडायरेक्ट एविडेंस कहते हुए यूज कर सकते हैं। हो सकता है वो उसने हथियार खरीदा होगा, वाई का मर्डर करने के लिए खरीदा होगा, बट जरूरी नहीं कि वाई का मर्डर उसी ने किया है। इसको रिलेवेंट फैक्ट लिया जा सकता है। सो मोटिव और प्रिपरेशन कैन बी यूज्ड एज अ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। ये वो कहता है, सेक्शन 8 कहता है एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट टू बी प्रूव्ड। इसलिए वो कहता है पहले मोटिव आएगा, मोटिव के बाद प्रिपरेशन आएगा और प्रिपरेशन के बाद कंडक्ट आएगा। कंडक्ट कैन बी अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 में। हाँ, ये दिया फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। यहां पर ये जो भली पॉइंट है, हमने पार्ट 1 के मैराथन में एक केस देखा था टॉर्ट में, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। देखो मैं सब लिंक कर रहा हूं। अगर आपने मैराथन अच्छे से सुना है पार्ट 1 का, तो आपको लिंक करते आना चाहिए ताकि आप वो भी कंसेप्ट यहां पर क्लियर करो। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का हमने केस देखा था, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन टॉर्ट में, जिसमें मैंने आपको उमा शंकर और गिरजा सिंह का एक एग्जाम्पल दिया था। उमा शंकर एक लॉयर भी था और वो एक यूनियन का लीडर भी था, और गिरजा शंकर एक पुलिस इंस्पेक्टर था। और पुलिस इंस्पेक्टर ने उमा शंकर पर केस किया था झूठा। बाद में उमा शंकर ने प्रूव किया कि भैया वो झूठा केस है। तो वो कैसे प्रूव कर पाया? सेक्शन 11 के तहत प्रूव कर पाया। उमा शंकर कैसे प्रूव कर पाया? सेक्शन 11 के तहत। फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट, मतलब भैया दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। उस फैक्ट का फैक्ट इन किसी भी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपने एक ऐसी जानकारी कोर्ट में लाई है जिसका अभी तक के रिलेवेंट फैक्ट्स में और फैक्ट्स इन इशू से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई ये एविडेंस के तौर पे कैसे होगा? अगर ये एविडेंस के तौर पे तब होगा जब वो कोर्ट को रिलेवेंट लगेगा। By themselves or in connection with other facts, they make existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly impossible or possible. तो भाई वो एग्जाम्पल पढ़ो ना, जब पी के ऊपर केस चल रहा था मर्डर का, और पी ने प्रूव किया कि जिस दिन मर्डर हुआ वो उस सिटी में ही नहीं था, तो ऐसे केस में वो अगर उसने टिकट बता दिया कि मर्डर जिस समय हुआ उस दिन वो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा था, तो उसके फ्लाइट के ट्रैवल का टिकट उस मर्डर के केस में पी का ऊपर का जो इल्जाम है उसको कमजोर बना देगा। अरे बोलो भाई, फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। हालांकि उस प्लेन के टिकट का
पी के ऊपर लगा हुआ, मर्डर का कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी उस प्लेन का टिकट जिस समय का था वो समय और मर्डर का समय क्योंकि सेम था, इसलिए वो रिलेवेंट बन गया। इसलिए वो एक व्यक्ति दो जगह हो नहीं सकता, इसलिए वो इम्पॉसिबल होगा, इसलिए वो रिलेवेंट होगा। सेक्शन 11 समझे तो थम्स अप करो। पॉइंट नंबर 7 तक क्लियर हो गया? प्लीज फटाफट। आई होप सब लोग है मेरी बात समझ रहे। अरे मुझे एक बोलो, जो मैं समझा रहा हूं आप सबको समझ रहा है ना भाई? टाइम पास तो नहीं हो रहा है ना? प्लीज भाई बोलो, प्रिज्यूम मत करो कुछ। भाई सब समझ रहा ना? हाँ, गुरलीन अकेली यस बोल रही है, बाकी लोग क्या भाई? ठेंगा मत दो सिर। नहीं तो सर को ठेंगा। सर ठेंगा ऐसे मत करो भाई। ठेंगे के दो अर्थ होते हैं। ठेंगे के दो अर्थ होते, एक होता है ठेंगा, जब आपने कुछ आम बांटे गए आपने और आपके भाई बहन में, दो आम आपको मिले, दो आम उसको मिले, और बाद में एक आम बचा था, पापा ने वो आपको दे दिया, आपको एक आम ज्यादा मिल गया तो आपने आपके भाई बहन को कहा ठेंगा ठेंगा। भाई वैसा ठेंगा नहीं है ना, ऐसे टाइम पास कर रहा हूं। नहीं तो सर आपको ठेंगा, आप बोलते जाओ आपको ठेंगा। भाई थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हियर से एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है। बस यही बात उन्होंने यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया ना वो यहाँ पे दिया। हियर से एविडेंस पर शॉर्ट नोट आता है तो लिखना है कोर्ट हियर से एविडेंस को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, बिकॉज वो इररिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होता है, कोर्ट का वक्त बर्बाद हो सकता है, उसमें सच्चाई की चांसेस कम होते हैं। बट हियर से एविडेंस के लिए कोर्ट उस व्यक्ति को पूछ सकता है जिसने ये स्टेटमेंट दिया था। नोट 10 मेरे साथ पढ़ना। नोट हियर से एविडेंस इज नॉट ऑर्डिनरली एक्सेप्टेड। Yes, Lisa, very good, beta. I'm very happy. Here's evidence is not ordinarily accepted when the object is to establish truth of one statement. Here's evidence को court accept नहीं करेगा. However, it can be used to establish the fact that one did made a statement. मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, A ने कहा कि B ने C का मर्डर किया है, फॉर एग्जांपल, और A को किसने कहा, तो ये A ने कोर्ट में B ने कोर्ट में कहा कि सी ने डी का मर्डर किया। बी ने कोर्ट में कहा कि सी ने डी का मर्डर किया, तो कोर्ट ने बी को पूछा तुम्हें किसने कहा था? वो कहता मुझे ए ने कहा था कि सी ने डी का मर्डर किया। कोर्ट कहता भाई तू था क्या वहां पर? बी कहता मैं नहीं था। तो ए ने कही हुई बात को हम कैसे एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करें? एक काम करो, ए को लेकर आओ। ए को लाया गया, ए को बोला क्या तुमने ऐसा कुछ बी को कहा? तो मैंने कुछ नहीं कहा। अब कोर्ट में ए कह रहा है मैंने कुछ नहीं कहा, तो इस केस में बी ने जो स्टेटमेंट दिया बी को पनिश किया जाएगा उसमें। तो it can be used to establish the fact that one did make a statement. That is hearsay evidence. भाई कन्फेशन के ये सेक्शंस 24, 25, 26, 27 ये तो आपने सबने किए होंगे। 4.4 सेक्शंस है। पहला पॉइंट कहता है भैया जो मैंने डिस्कस किया, थ्रेट और प्रॉमिस में दिया हुआ कोई भी कन्फेशन है पुलिस वालों के सामने, वो अक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस में यूज नहीं होगा। पुलिस वालों को दिया हुआ कोई भी कन्फेशन यूज नहीं होगा। मजिस्ट्रेट के सामने दिया है तो ही उसके बात को, स्टेटमेंट को एविडेंस के तौर में यूज किया जाएगा। फिर ये पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट मार्क करो। पॉइंट नंबर 4 सब लोग मेरे साथ पढ़ो, क्या लिखा है पॉइंट नंबर 4? लाउडली पढ़ो मेरे साथ प्लीज। व्हेन एनी फैक्ट इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अक्यूज्ड, इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, such information which relates clearly to the fact declared may be proved. So I'll say fact discovered in consequence of information received by accused, from accused in custody of police officer. Accused से कोई इंफॉर्मेशन मिली है जब वो पुलिस कस्टडी में था, उस इंफॉर्मेशन को रिलेट करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को प्रूव करना जरूरी है। मतलब जब हम डिस्कस करते हैं, जब व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रखा गया और पुलिस वाले ने कहा क्या तुमने मर्डर किया था? बोलो बहुत टॉर्चर किया। उसने एंड में कहा हाँ मैंने मर्डर किया था। तो बोलो मर्डर कहां से किया था? मैंने एक हथियार, एक चाकू लिया था, उससे मर्डर किया था। तो बोलो चाकू का हथियार किधर है? उसने कहा उस घर के पीछे एक कुआं है, उस कुएं के अंदर मैंने उस चाकू को डाल दिया। अब उसने ऐसा कहा, ये जो उसने कहा घर के पीछे के कुएं में मैंने चाकू को डाल दिया, वेल के अंदर। अब पुलिस वाले के पास ये इंफॉर्मेशन आई है,
घर के पीछे के कुएं में वो चाकू डाला है, उस अक्यूज ने दी है। तो पुलिस वाले उस अक्यूज को लेकर उस जगह पर जाएंगे, वेल के अंदर 2-3 लोगों को भेजेंगे और चाकू ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर चाकू उस वेल से मिला तो इस बात को अब कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है एज अ रिलेवेंट फैक्ट, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को उनकी कस्टडी में उस व्यक्ति ने दी थी। तो इसको हम रिलेवेंट फैक्ट कहते हुए कोर्ट में पेश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्लियर है क्या? टेक 30 सेकंड्स टू 1 मिनट, 1 to 4। मैंने समझा दिया, मुझे ऐसा लगता है आपको समझा है, क्योंकि मैं कुछ बातें यहां पे प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपने पढ़ी है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं। कोई कमेंट नहीं आया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और अगर आपको समझा है तो थम्स अप कर देना इस बार, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अनदर एग्जाम्पल, आदित्य प्रभाकर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जो मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं, ध्यान रखना। शीना बोरा हत्याकांड जो हुआ है, और इंद्राणी मुखर्जी जो स्टार प्लस के पीटर मुखर्जी जो सीईओ थे, उनकी वाइफ इंद्राणी मुखर्जी, उनके ऊपर अपनी ही बेटी का मर्डर का इल्जाम लगा था। अब इंद्राणी मुखर्जी जब पुलिस कस्टडी में थी तो उन्होंने ये पुलिस कस्टडी में एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन्होंने ही मर्डर किया अपनी बेटी का, और अपनी बेटी को वो ड्राइवर के साथ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लेकर गई और वहां के जंगलों में उन्होंने अपनी बेटी को जला दिया। ऐसा इंद्राणी मुखर्जी ने स्टेटमेंट दिया पुलिस वालों को। अब इंद्राणी मुखर्जी का स्टेटमेंट देने के बाद पुलिस की वैन इंद्राणी मुखर्जी को लेकर और 1-2 गाड़ियां वहां पे पुलिस बंदोबस्त लेकर रायगढ़ के उस जंगलों में गई, और जहां पर उन्होंने जलाया ये कहा था, वहां पर उन्होंने शीना बोरा के कुछ हड्डियों के टुकड़े, कुछ राख मिलती कि नहीं, वो ढूंढने की कोशिश की, जो उन्हें मिला, और उसका बाद में डीएनए चेकिंग हुआ और वही उसकी ही बॉडी थी, ये समझ में आ गया। तो इंद्राणी मुखर्जी ने दिया हुआ स्टेटमेंट अब उनके खिलाफ एविडेंस में एक्सेप्ट किया गया और उनको जेल की सजा हो गई, उम्र कैद। तो भाई यहां पर अक्यूज ने कुछ कहा पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले उसको सच नहीं मान सकते, ये वो कहते हैं। उस बात को कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। मान लो इंद्राणी मुखर्जी ने ऐसा कहा होता, हाँ मैंने जला दिया, और ये बात पुलिस वालों ने कोर्ट में कह दिया, हाँ उसने कहा जला दिया, तो वो गुनहगार है। कोर्ट कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, अगर जलाया है तो ये साबित करो कि वाकई में उसने जलाया है। तो ये जब पुलिस वाले प्रूव करेंगे कोर्ट में, तभी उस बात को एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर है? किसने पूछा था? आदित्य। आदित्य क्लियर बेटा? आदित्य बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस सर। साकेत उसको कंक्लूडिंग रिमार्क देता है बहुत अच्छे से, वेरी गुड। सेक्शन 28 है ना, ये वो सेक्शन है जो अक्सर अक्यूज्ड कोर्ट में हथियार के तौर पे यूज करता है अब पुलिस वालों के खिलाफ। पुलिस कस्टडी में टॉर्चर से बचने के लिए अक्यूज पुलिस वालों के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। पुलिस वाले उसे कहते हैं बोल, तू कोर्ट में बोलेगा? वो कहता है हाँ बोलूंगा। जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में पुलिस वाले कहते हैं कि अक्यूज ने सब कुछ कहा है। कोर्ट कहता है क्या तूने किसी के दबाव में आकर ये कहा था? वो कहता है हाँ मैंने पुलिस वालों के दबाव में आकर ये कहा था। कोर्ट उसे एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोर्ट उसे कहता है चलो हम तुम्हें कहते हैं तुम पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, जो तुम्हें बोलना है सच सच बोलो। वो कहता है सही में माय लॉर्ड? वो कहता हाँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, मुझे कोई पुलिस वाला मारेगा नहीं? नहीं मारेगा, तुम बोलो। अब उसने जो स्टेटमेंट दिया अब वो एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट होगा। मतलब क्या? एनी कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज अ रिलेवेंट एविडेंस। पुलिस वालों के सामने दिया हुआ बात एविडेंस के तौर पे कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर वो कोर्ट में कहता है माय लॉर्ड, पुलिस वालों से बचने के लिए मैंने कहा था मैंने खून किया, बट माय लॉर्ड मैं कहता हूं मैंने खून नहीं किया। कोर्ट कहता है सॉरी, ये रिलेवेंट एविडेंस है। पुलिस वालों को कहता है सॉरी, ये केस आगे बढ़ने से पहले फिर से नया सबूत लेके आओ। तो ये सेक्शन 28 का अक्सर इस्तेमाल अक्यूज लोग करते हैं। सेक्शन 29 का इस्तेमाल पुलिस वाले करते हैं अक्सर गुनहगार के खिलाफ। वो उसे कहते हैं देख तू मुझे सच सच बता दे, मैं तेरा नाम केस से हटा दूंगा। वो कहता है सच में? हाँ मैं तेरा नाम केस से हटा दूंगा। अब उसने सच सच बता दिया
और बाद में सारी इंफॉर्मेशन यूज हो गई उसके खिलाफ और उसका नाम केस में आया, तो पुलिस वालों के खिलाफ ये नहीं कह सकते माय लॉर्ड इन्होंने मेरे से धोखा किया। डिसेप्टिव प्रैक्टिस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, किसी को पिलाकर उससे जानकारी ली गई या उसको प्रॉमिस किया गया कि ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी बट फिर भी लीक हो गई, ऐसे केस में अ कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट विल नॉट बिकम इररिलेवेंट। वो कन्फेशन को इररिलेवेंट नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज वो कन्फेशन उस व्यक्ति ने उस हालात में दिया था कि इसे सीक्रेट रखा जाएगा, या उस कन्फेशन को डिसेप्टिव वे में लिया गया, या उस कन्फेशन से लेते वक्त उस अक्यूज को पिलाया गया पहले, या कन्फेशन वो नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट में उस अक्यूज को इस तरह से बेहोश कर देते हैं कि उससे वो कन्फेशन आता है, तो नार्को टेस्ट को कोर्ट एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करता है सेक्शन 29 के तहत। Confession was made in answer to the question which the accused may not have answered. भाई वही तो लिखा है ना आदित्य प्रभाकर, शायद तुमने इंडियन एविडेंस एक्ट पहली बार पढ़ा है शायद। डिसेप्टिव प्रैक्टिस, वही तो सिंगम मूवी देखा है, सिंगम शायद रिटर्न्स या सिंगम में एंड में वो जो जयकांत शेखरे होता है वो एक घर के अंदर सिंगम के साथ होता है और वो सब अपनी बातें सिंगम को कहता है और बोलता है जा तू कैसे साबित करेगा मेरे खिलाफ, तो सिंगम उसको दिखाता है। उस घर में सब जगह कैमरा लगे हुए थे, कैमरा, और जब वो बोल रहा होता है तो सब कुछ लाइव पब्लिक चैनल पे चल रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं, तो वो अपने आप प्रूव हो जाता है। तब वो डिसेप्टिव प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी, वो एविडेंस के लिए यूज किया जाएगा। हाँ देखो अभी नए नए नाम आ रहे हैं जो एलवी एनीवेज। आई होप इट इज क्लियर। भाई मुद्दा ये है कि आपको पॉइंट समझ आएगी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, मुद्दा वो है। पॉइंट नंबर 12 में आते हैं सेक्शन 30। भाई सेक्शन 30 में मैं जो कह रहा हूं इसमें ट्राई जॉइंटली को सर्कल करो। ट्राई जॉइंटली मतलब क्या, ए और बी, सुन लो, ए और बी पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने चोरी करके वो दोनों भाग गए थे। ए और बी पर इल्जाम लगा है कि दोनों ने मिलकर चोरी की। पुलिस ने पीछा किया, ए पकड़ा गया बट बी भाग गया, ए पकड़ा गया बट बी भाग गया। अब ए के खिलाफ कोर्ट में केस शुरू हो गई, ए ने कोर्ट में अपनी सारी बातें स्टेटमेंट्स दिए, कुछ 6 महीने बाद बी भी पकड़ा गया। अब सवाल ये आता है बी के खिलाफ जब कोर्ट में केस होगा तो क्या ए के दिए हुए सारे स्टेटमेंट्स बी के खिलाफ यूज किए जाएंगे एविडेंस में, यस और नो बोलो। क्या ए के सारे स्टेटमेंट्स बी के खिलाफ यूज किए जाएंगे? मैं फिर से रिपीट करता हूं चाहो तो, ए और बी पर इल्जाम लगा था कि वो चोरी करके भाग गए, ए को पकड़ा गया बट बी भाग गया। ए को पकड़ने के बाद पुलिस वालों ने ए के खिलाफ कोर्ट में केस भी स्टार्ट कर दिया। ए ने कोर्ट में सारे स्टेटमेंट दिए और उसके 6 महीने बाद भी पकड़ा गया। अब बी को भी कोर्ट में पेश किया गया, तो ए ने जो स्टेटमेंट दिए थे वो सारे बी के खिलाफ यूज किए जाएंगे क्या? द आंसर इज नो। वेरी गुड, जिन्होंने यस बोला यू आर रॉन्ग, द आंसर इज नो, इट विल नॉट बी यूज। ध्यान रखना, क्योंकि ए के खिलाफ कोर्ट में ऑलरेडी ट्रायल शुरू हो चुका था, सेक्शन 30 कहता है वो बी के खिलाफ यूज नहीं होगा ए का स्टेटमेंट। यही तो सेक्शन 30 में लिखा है, मेरे साथ पढ़ना लाउडली, क्या लिखा है? When 2 or more persons are tried jointly, joint trial होना चाहिए for the same offense, confession made by one such person affecting everyone shall be taken into consideration as evidence against all. प्लीज समझना, जॉइंट ट्रायल होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, ए के खिलाफ केस स्टार्ट हो गया और 6 महीने बाद भी पकड़ा गया, और इसलिए नॉर्मली पुलिस क्या करती है ऐसे केस में, जब एक व्यक्ति को पकड़ा गया और दूसरा फरार है, तो जब तक फरार व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है, पुलिस उस व्यक्ति जिसको पकड़ा गया उसके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल नहीं करती है। जब बी भी पकड़ा जाएगा और उसके बाद ए और बी दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट एक साथ फाइल हुई, तब ए के स्टेटमेंट सारे बी के खिलाफ और बी के स्टेटमेंट सारे ए के खिलाफ यूज किए जाएंगे सेक्शन 30 के तहत। जॉइंट ट्रायल जरूरी है। आई होप इसके लिए जॉइंट ट्रायल है, जॉइंटली एक साथ केस फाइल हुआ तो ही होगा। पहले ए को पेश किया गया, फिर बी को अभी तक पेश नहीं किया, तो बी के खिलाफ ए के स्टेटमेंट्स यूज नहीं होंगे। अरे बोलो भाई, क्लियर है तो थम्स अप करो। सब लोग है ना? ओके। सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन है, मतलब जनरली कोर्ट किसी व्यक्ति की कई भी बातों को एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता है, बट एक व्यक्ति
का मिसिंग है या उसका डेथ हुआ है और मरने से पहले या मिसिंग में जाने से पहले उसने कोई स्टेटमेंट दिया था, तो उस स्टेटमेंट को कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन कहते हुए, उसको रिलेवेंट फैक्ट कहते हुए इस्तेमाल करके जो भी उसने स्टेटमेंट दिया था वो उस व्यक्ति के खिलाफ यूज किया जाएगा। केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट। आदित्य प्रभाकर, तुम्हारे पर्सनल क्वेरीज के लिए तुम प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा। Cases in which statement of relevant fact by a person who is dead or cannot be found missing is relevant. Case in which statement of relevant fact by a person who is dead or cannot be found missing is relevant. ऐसे वो कौन से केसेस है, ए से लेकर एच तक केसेस है जहां पर वो स्टेटमेंट यूज किए जाएंगे। एक व्यक्ति ने, जब वो एग्जाम्पल देखते ना, एक्स ने वाई को कहा, अपने वाइफ को, कि वो जेड के शहर जा रहा है जेड से पैसे लाने के लिए, और एक्स गया और वापस लौटा ही नहीं, और कुछ दिनों बाद जब लौटा नहीं तो एक्स की बॉडी जेड के घर के नजदीक पाई गई, तो ऐसे केस में एक्स का वो स्टेटमेंट कि वो जेड के घर जा रहा है पैसे लाने के लिए डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, और ऐसे केस में कोर्ट उसको, मतलब पुलिस वाले उसको रिलेवेंट फैक्ट मानते हुए कोर्ट में पेश करेंगे, और इस केस में जेड पर इल्जाम लग सकता है कि उसी ने एक्स का मर्डर किया, तो एक्स का वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। हालांकि सिर्फ जेड अक्यूज है, जेड के खिलाफ प्रूफ करना पड़ेगा ना, ये डाइंग डिक्लेरेशन होगा। बोलो मुझे डाइंग डिक्लेरेशन के वो ए टू जी पॉइंट्स, ए टू एच पॉइंट्स, कोई स्पेसिफिक पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो बोल दो मुझे क्विकली फटाक से। डाइंग डिक्लेरेशन आई होप इट्स वेरी सिंपल। कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर? ठीक है, क्लियर। यस सर। एक्सपर्ट ओपिनियन, जिसको मैं तुरंत कहता हूं सालून के। अरे भाई, पुलिस वाले हर चीज के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, कुछ ऐसी एविडेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जहां पर उन्हें किसी और की मदद मिल लगती है। सीआईडी के टीम को जैसे सालून की मदद लगती है, तो कहते हैं कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ फॉरेन लॉ को लेकर नंबर 1, और साइंस, फॉरेंसिक साइंस को लेकर नंबर 2, साइंस और आर्ट, और आइडेंटिफाई हैंडराइटिंग ऑफ फिंगरप्रिंट इंप्रेशन नंबर 3। इन 3 केसेस में एक्सपर्ट के ओपिनियन को कंसीडर किया जाएगा। जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है उसे इनडायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या रिलेवेंट फैक्ट कहते हुए कोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। प्लीज समझना, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या लिखा है, वो जो नोट्स आपको दिया, उस नोट्स के अंदर जो लिखा है एक्सपर्ट ओपिनियन का पार्ट, प्लीज मेरे साथ पढ़ना। क्या लिखा, मैं उसको सेक्शन 45 को हाईलाइट करो स्क्रीन के ऊपर, जो इमेज में दिया है। अंडर सेक्शन 45, ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स आर रिलेवेंट ऑन क्वेश्चंस ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी, हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस। एक्सपर्ट टेस्टिमनी is admissible on the principle of necessity. The help of expert is necessary when the question involved is beyond the range of common experience or common knowledge, or where the special study of a subject of special training or skill or special experience is called for. भैया जहां पे स्पेशल स्टडी, स्पेशल सब्जेक्ट है, तो वहां पर एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। और एक्सपर्ट का ओपिनियन, मेरा सवाल आप सबको है, एक्सपर्ट का ओपिनियन डायरेक्ट एविडेंस होगा या इनडायरेक्ट एविडेंस होगा? इन वन वर्ड कमेंट करो, एक्सपर्ट का ओपिनियन डायरेक्ट एविडेंस होगा या इनडायरेक्ट एविडेंस होगा? क्विकली एक्सपर्ट का ओपिनियन डायरेक्ट एविडेंस होगा, इनडायरेक्ट एविडेंस होगा? क्विकली बोलो। डायरेक्ट एविडेंस होगा। अरे डायरेक्ट कौन लिखा भाई? ओंकार डायरेक्ट। अरे भाई ओंकार, बीएमडब्ल्यू, गुरलीन डायरेक्ट लिख लिए। हे भगवान, एक्सपर्ट का ओपिनियन भी कंसीडर द रिलेवेंट फैक्ट, इनडायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आंखों के सामने दिया आपके नोट्स में। फिर भी आपने इसका जवाब देते वक्त थोड़ा सा अलर्टनेस नहीं दिया। भैया एक्सपर्ट ओपिनियन, भैया डायरेक्ट एविडेंस मतलब बेस्ट एविडेंस। एक्सपर्ट ओपिनियन से यू कैनॉट मेक द पर्सन गिल्टी। एक्सपर्ट ओपिनियन एक रिलेवेंट फैक्ट को, प्लीज समझना सब लोग, जब एक रिलेवेंट फैक्ट को किसी और रिलेवेंट फैक्ट के साथ जोड़ा जाता है और उसको कोर्ट में फैक्ट इशू के साथ पेश किया जाता है, तब वो एविडेंस होता है। सिर्फ एक्सपर्ट के ओपिनियन पर कोई दोषी नहीं हो सकता। एक्सपर्ट का ओपिनियन रिलेवेंट फैक्ट होगा। अरे क्लियर है कि नहीं? जिन्होंने गलती की है प्लीज थम्स अप करो, क्लियर है?
देखो ऐसे बीच बीच में टेस्ट होता है आपका। नहीं सॉरी मेरी नहीं भाई, ये तो जस्ट एक डिस्कशन है ताकि मुझे समझे कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो। देखो पॉइंट नंबर 15 ऑलरेडी मैंने चार्ट में एक्सप्लेन किया, ओरल एविडेंस मल्टी डायरेक्ट एविडेंस, ये चार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है शुरुआत में ही। डॉक्यूमेंट एविडेंस का भी मैंने चार्ट में एक्सप्लेन किया था कि डॉक्यूमेंट एविडेंस प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकता है, वो भी वहां पर दिया। प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस का डिस्कशन भी हमने किया। आगे बढ़ते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है वो स्ट्रांगली सजेस्ट करता है, strongly says something but does not prove it. Circumstantial evidence weak और ineffective होता है। Circumstantial evidence में indirect और presumptive evidence होता है। कोर्ट उसे तभी एक्सेप्ट करता है जब कोर्ट फुल्ली सेटिस्फाइड है। जो मैंने अभी एक्सपर्ट ओपिनियन बताया था, एक्सपर्ट ओपिनियन, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकता है। क्लियर है भाई? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भाई वॉइस प्रॉब्लम को कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरा वॉइस ऐसा ही है। बढ़ते आगे। देन एडमिशन। भाई एडमिशन का पॉइंट मैंने डिस्कस किया, फटाक से आप बोलो मुझे, मेरे हिसाब से ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया एडमिशन कन्फ्यूजन के डिफरेंस में, वही सब पॉइंट यहाँ पर आया। एडमिशन हमने डिस्कस किया। हाँ पॉइंट नंबर 19 आपने पूछा था, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो, 5 स्टार। पॉइंट नंबर 19 को लेकर अक्सर क्वेश्चन आ सकता है, 8 मार्क के लिए आ सकता है, 4 मार्क के लिए सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है एक एक पॉइंट पर। क्या लिखा है? फैक्ट्स ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन दो दे आर रिलेवेंट। भैया फैक्ट्स ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, एक ऐसी फैक्ट जिसका आपको कोर्ट में एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। तो नो जज और मैजिस्ट्रेट, पहले प्रिविलेज ऑफ जज में कंपेल्ड नहीं, उसे कंपेल्ड करो। नो जज और मैजिस्ट्रेट कैन बी compelled to answer any question as to his own conduct in court except on a special order of Supreme Court। मतलब क्या भैया, किसी भी जज ने या मैजिस्ट्रेट ने जो फैसला सुनाया, कोई जज और मैजिस्ट्रेट को सवाल नहीं पूछ सकता है कि तुमने किस एविडेंस पे, किस बुनियाद पर यह फैसला सुनाया, बताओ क्या सबूत था तुम्हारे पास, तुमने उसको डेथ की सजा दी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, बोलो। जज को कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। हाँ जज को अगर कोई सवाल पूछना है तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है और जज की इंक्वायरी करा सकता है। जज को अपने जजमेंट के लिए, मैजिस्ट्रेट को अपने जजमेंट के लिए कोई एविडेंस, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन 121 कहता है। प्रिविलेज मतलब राइट ऑफ अ जज और मैजिस्ट्रेट। तो फैक्ट्स ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन दो दे आर रिलेवेंट, भले वो फैसला जज का पता लगता है। जैसे भाई सलमान खान को हिट एंड रन केस में या फिर उस ब्लैक हिरन के केस में कोर्ट ने बेल दे दिया, एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, तो भाई कोर्ट ने सलमान खान को हिट एंड रन केस में निर्दोष करार दे दिया, तो कोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कोर्ट बोलेगा विटनेसेस नहीं थे, केस कमजोर था, चार्जशीट कमजोर थी, तो कोर्ट को ये सवाल कोई पूछ सकता है, जज को तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, आम आदमी नहीं पूछ सकता। बोलो सेक्शन 121 क्लियर? तो थम्स अप करो, मैं आगे बढ़ता हूं क्विकली। अब जो सेकेंड ईयर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, भैया एक व्यक्ति की शादी होने के बाद उसकी वाइफ और वो हस्बैंड वाइफ दोनों अर्धांगिनी होती है। वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड ने वाइफ को काफी कुछ बातें बताई अपने बिजनेस के बारे में और बताया कि कैसे उसने कुछ लोगों को धोखा दिया, फ्रॉड किया। अब बाद में वाइफ और हस्बैंड का डाइवोर्स हो गया, तो वाइफ ने हस्बैंड ने दिए हुए सारे स्टेटमेंट्स हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में यूज करना चाहती है। द कोर्ट सेज इट विल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इवन दो इट इज रिलेवेंट। बोले हस्बैंड ने कहा होगा, बट वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में था, तो वो एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं होगा। बट वाइफ कोर्ट में गई और हस्बैंड ने कोर्ट में कहा वाइफ को जज के सामने, हाँ जो भी बोलना है बोलो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तुम जो भी बोलोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जज के सामने कहा, और फिर वाइफ ने सब कुछ कहा, तो वो एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट होगा। इसलिए शानपाना नहीं करने का। क्या दिया? Communications made during his marriage cannot be compelled to disclose except the other person or his representative gives consent to such communication. But जब हस्बैंड पर वाइफ के साथ
डोमेस्टिक वायलेंस करने का केस हुआ है और वाइफ ने कोर्ट में उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हस्बैंड ने दिया हुआ सारा स्टेटमेंट और कम्युनिकेशन कोर्ट में कहा है, तो इस बात को हम सेक्शन 122 में इंक्लूड नहीं करेंगे। इस बात को हम सेक्शन 122 में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो कहता है एक्सेप्शन टू सेक्शन 122 कहता है सूट्स बिटवीन मैरिड पर्संस इन विच वन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम अगेंस्ट अदर। हस्बैंड ने वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो ऐसे केस में वाइफ हर वो स्टेटमेंट जो हस्बैंड ने कहा है वाइफ को, वो कोर्ट में कह सकती है। भैया ये जो डाइवोर्स होने के बाद भी वो कम्युनिकेशन जो प्रोहिबिशन है चलता रहता है, वो कहते हैं इवन आफ्टर मैरिज, मैरिज होने के मैरिज टूट गया तो भी ये सेक्शन 122 लागू होगा, ये वो कहते हैं। सेक्शन 122 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 123 अदर एविडेंस एज टू स्टेट ऑफ अफेयर्स। अदर एविडेंस एज टू स्टेट ऑफ, इसमें मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको, समझना आप मेरी बात को। राहुल गांधी अक्सर इल्जाम लगाते गवर्नमेंट पर, क्यों आप डिस्क्लोज नहीं करते कि आपने राफेल का एक एरोप्लेन कितने में खरीदा, राफेल डील के तहत एक एरोप्लेन कितने में खरीदा, ये आप क्यों डिस्क्लोज नहीं करते? ये आप डिस्क्लोज नहीं करते मतलब आपने घूसखोरी की, आपने करप्शन किया। क्योंकि राहुल गांधी के जो वेल विशर्स है उन्होंने उन्हें बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रांस की उस कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज था, जिसमें किस दाम में आपने एरोप्लेन खरीदा है ये आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। भैया अगर अनऑफिशियल अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, तो उसका आप सबूत मांग नहीं सकते। क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस derived from unpublished official records except with the permission of HOD related to office of the state। भैया इस केस में आपको समझना है, इट इज ओनली फॉर मैटर्स अफेक्टिंग पब्लिक और सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि भैया हमने एग्रीमेंट किया कॉन्फिडेंशियलिटी का, हम कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं? राजनाथ सिंह ने लोकसभा में खुद कहा कि भैया हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी का, हम कैसे इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं? और यस और नो? सब लोग है ना भाई मेरे साथ? बोलो, अगर क्लियर है तो थम्स अप करो, क्लियर है तो थम्स अप करो। 123 थम्स अप करो, थम्स अप। 123, 122, 121, 121 जज के लिए, मैजिस्ट्रेट के लिए, 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के लिए, 123 अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए, 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। भैया एक कलेक्टर जाकर चीफ मिनिस्टर को मिलता है, कलेक्टर और चीफ मिनिस्टर में कुछ डिस्कशन होता है, मीटिंग के बाद IAS ऑफिसर बाहर आता है, मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं कि बोलो चीफ मिनिस्टर और तुम्हारे बीच में जो डिस्कशन हुआ क्या हुआ? वो कहता है नो पब्लिक ऑफिसर कैन बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें कुछ बात की होगी, वो मीडिया को बताने के लिए कलेक्टर बाउंड नहीं है, इज नॉट बाउंड टू गिव एनी कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, ये पॉइंट क्या है? जब पुलिस वालों को कोर्ट में जज सवाल करता है कि तुम मौका वारदात पर कैसे पहुंचे, और पुलिस वाले ने कोर्ट में कहा माय लॉर्ड हमें टिप मिली थी कि वहां पर कुछ क्राइम हो रहा है और इसलिए वहां पर पहुंचे, तो जज पुलिस वालों को ये नहीं पूछ सकता है कि तुम्हें टिप किसने दी थी, बताओ तुम्हें टिप देने वाले पर्सन का नाम। क्या कहता है? इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से फ्रॉम whom he got any information as to commission of any offense। अपने टिप देने वाले पर्सन का नाम देने के लिए बाउंड नहीं है। ये बात एविडेंस में देने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। टिप मिली थी, दैट इटसेल्फ विल बी टेकन एज अ रिलेवेंट फैक्ट, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होने। अरे बोलो भाई। एंड लास्ट 126, 127 जो है ना, एक लॉयर को उसके क्लाइंट ने जो भी उस केस को लेकर बात बताई है, लॉयर वो बात कोर्ट में पेश करने के लिए देने के लिए बाउंड नहीं है, बिकॉज लॉयर का और क्लाइंट का एक रिलेशनशिप है, फिडुशियल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। लॉयर और लीडर ने, प्लीडर, लॉयर और प्लीडर shall be permitted to disclose any commission made to him by his client except with the consent of client। वो इंफॉर्मेशन वो कोर्ट में देने के लिए बाउंड नहीं है, जो क्लाइंट बोलेगा वही इंफॉर्मेशन कोर्ट के अंदर लॉयर देगा, हर बात लॉयर को देने की जरूरत नहीं है। बट अगर क्लाइंट ने लॉयर को कहा है कि वो कोई वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट कर रहा है, कोई इलीगल मोटिव कर रहा है, कोई क्राइम ऑफ फ्रॉड करने वाला है, क्राइम फ्रॉड हो सकता है,
गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वॉर हो सकता है, ये बात अगर क्लाइंट ने लॉयर को कही है, लॉयर को ये बात एक्सेप्शन में यूज करनी, एक्सेप्शन टू 126, वो बात लॉयर को कोर्ट में कहनी पड़ेगी। लॉयर वहां पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहते हुए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अरे बोलो भाई, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, सब लोग है ना, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। दोस्तों मैं अगेन कह रहा हूं, प्लीज ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये 19 का हेडिंग ध्यान रखना है, फैक्ट्स ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन दो दे आर रिलेवेंट। भैया रिलेवेंट फैक्ट है बट उसका एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। हर रिलेवेंट फैक्ट को आपको एविडेंस देना पड़ता है, बट ये रिलेवेंट फैक्ट्स को आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, ये वो कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट जो कहता है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल क्या कहते हैं, सुन लो, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल कहता है, यहां पर एक केस है, वो केस का सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी का। भैया आप बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी का केस क्या था, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो स्टूडेंट्स हमारे इस यूनिवर्सिटी के कोर्स को दाखिला करेंगे, एडमिशन लेंगे, ये कोर्स कंप्लीट होने पर हम उन्हें डिग्री देंगे। कुछ 70 स्टूडेंट्स ने उस कोर्स के लिए एडमिशन लिया, कोर्स कंप्लीट हो गया, उन्होंने एग्जाम दे दिया। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंट्स को कहा कि आपको एक और एग्जाम देनी है, वो एग्जाम देने के बाद ही हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। स्टूडेंट्स का कहना था, ये तो आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया था। यूनिवर्सिटी का कहना था नहीं पड़ा, अभी ये रूल बना है कि आपको और एक एग्जाम देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोर्ट में गए, कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को फटकार लगाई और क्या कहा, पढ़ लो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल में। व्हेन अ पर्सन बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट एडमिशन permits another person to believe a thing to be true and to act upon it, he shall not be allowed to deny the truth of that thing। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को कहा, आपने खुद एडवर्टाइजमेंट दिया था कि ये कोर्स कंप्लीट होने पर हम आपको डिग्री देंगे, और अब आप खुद कह रहे हो कि और एक एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा, तो आपको हम प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल के तहत रोकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू आर स्टॉप फ्रॉम और यू डिनाइड फ्रॉम डूइंग सो, आपको उन्हें वो डिग्री देनी ही पड़ेगी। ऐसा कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल के तहत उन्हें कह सकता है। भाई प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल में आप उधर लिख सकते हो बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी का केस, में सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। डिग्री बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी का केस, डिग्री वाला। तो भैया यहां तक सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए इंडियन एविडेंस एक्ट का। 1 मिनट दे रहा हूं, और भी कोई डाउट है इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर तो क्विकली मुझे बोलो, और भी कोई डाउट है तो क्विकली, वेटिंग फॉर योर कमेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट का और भी कोई डाउट है तो पहले ही वो बोल देते हो सकता, पहले ही वो बोल देते तो फिर एस्टॉपेल आएगा ही नहीं ना साकिब। एस्टॉपेल कब आएगा, जो आपने नहीं बोला था वो अब आप बोल रहे हो। अगर पहले ही सब कुछ बोला होता तो फिर वो एस्टॉपेल आता ही नहीं। यस करेक्ट सौरभ, वेरी गुड। तो दोस्तों लेट मी टेल यू, इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हमने कंप्लीट किया ना, उसके एक बार देखते हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं। लेट मी सी, लेट मी अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड फ्रॉम इंडियन एविडेंस एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उसके क्वेश्चन देख लेते क्विकली। आपका दिसंबर 18 का पेपर है। यू ऑल्सो हेल्प मी, यू कैन कमेंट कौन सा क्वेश्चन है अगर बाय चांस मेरी नजर से चला गया तो। क्वेश्चन 1D में कोई क्वेश्चन है क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों के क्वेश्चन देखो। 1D में कोई है क्या, नहीं है। 1D में कोई है क्या, नहीं है। अच्छा 2B में है, देखो मैं इसलिए आपको कह रहा था, मैं अगेन आपको कह रहा हूं, मैंने जो आपको सवाल दिए हैं, जो नोट्स दिए वो इतने फुल प्रूफ है, उसका आप अगर सही इस्तेमाल करोगे ना, आपकी नैया पार है, जाना, आपकी नैया पार है। पार्ट 1 का मैराथन का नोट्स 137 पेजेस का है। कितना, 137, नॉट 148, सॉरी 148, बट 148 पेजेस में से आप 48 पेजेस हटा दो बिकॉज क्वेश्चन है काफी, फिर अपडेट दिए हुए 48 पेजेस हटा दो, 100 पेजेस है, और उस 100 पेजेस के पार्ट 1 में सब मिलाकर 60 मार्क का पेपर है। पार्ट 2 के अंदर कुछ 67 पेजेस है, बट उसमें से भी आप, मैं कहूंगा 30 पेजेस हटा दो, 30 पेजेस है, और उस 30 पेजेस में लगभग 30 मार्क का पेपर है। मतलब 100 + 30, 130 पेजेस में आपका 90 मार्क का पेपर है। मैं आगे कह रहा हूं
130 पेजेस, पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर 130 पेजेस में 90 मार्क का पेपर, 90 मार्क्स का पेपर है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जितना मैं बोल रहा हूं उतना करो, उसको फॉलो करो। आप 4 लोगों का सुनोगे, 5वां आपका खुद का करोगे, यू विल मेस अप ऑल द थिंग्स। व्हेन यू ट्रस्ट समवन, ट्रस्ट ब्लाइंडली। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी मैंने क्वेश्चन दिए, जो भी मैंने बताया, जो भी मैंने नोट्स में दिया है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो सबूत है आपके सामने, क्वेश्चन 2 भी, एडमिशन एंड कन्फेशन का डिफरेंस 4 मार्क के लिए। आई होप वी कैन राइट दैट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2B के बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके क्वेश्चन ढूंढने हैं। सो प्लीज हेल्प मी इफ आई मिस आउट समथिंग। ये देखो, व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अंडर इंडिविजुअल एविडेंस। अभी अभी छापा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हमने 4 ड्रॉ किया था डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, याद है क्या? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन राइटिंग, भैया वो सारा एक्सप्लेन ब्रीफली, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन। देन ये लो, इंडियन एविडेंस एक्ट। और एक क्वेश्चन अभी भी देखा, बीजू पटना यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन 6A, 4A चला गया क्या? 4A देखा ना, हाँ 6A देखो, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, अभी भी पढ़ा ना बीजू पटना यूनिवर्सिटी। अरे भाई मैं आपको कह रहा हूं सब कुछ आपके नोट्स में है, आपको सिर्फ एक ही नोट से बार बार पढ़ना है। मैं अगेन कह रहा हूं, स्टूडेंट बहुत सबसे बड़ा मैसेज क्या करते हैं, वो एक बुक से पढ़ेंगे, फिर एक बुक से पढ़ेंगे, फिर एक बुक से पढ़ेंगे, फिर एक बुक से पढ़ेंगे, और एग्जाम में कुछ और ही लिख के आएंगे। एक ही बुक पर बार बार कमांड लो, उस पर कमांड लो, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको प्रिज्यूम करो, क्लासरूम डिस्कशन की तरफ ध्यान दो, चैप्टर के नीचे के क्वेश्चन देखो, सब कुछ बहुत सिंपल हो जाएगा। हाँ, ऑडी अल्टरम पार्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज डिस्कस किया था मैं, ऑडी अल्टरम पार्टम, अपॉजिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसके एक्सेप्शंस, वो भी आया गया यहाँ पर 4 मार्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन। अरे भाई किया कि नहीं सब कुछ? एक बार तालियां तो दो। दिसंबर 18 के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी, डिस्कशन में कवर हो गए। तालियां विलिया दो जरा, अच्छा लगता है मुझे भी। भाई दिसंबर 18 के बाद आगे बढ़ते जून 19 में, ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस डिस्कस करने से ये हम प्रूव कर रहे हैं कि भैया हम जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल पढ़ रहे हैं, फालतू का टाइम पास नहीं कर रहे, मीनिंगफुल पढ़ रहे। फिर यहां पर आते अगेन जून 19 के एग्जाम में, ये लो कर लो बात। क्वेश्चन 1C पढ़ो, आपके सामने है 1C। The privileged communications are based on public policy and a witness cannot be compelled to answer the same during the evidence in the court or before any other authority. Explain in brief. Witness cannot be compelled to answer the same during evidence in the court or before any other authority. Explain in brief. भैया privileged communications मतलब वो आपको 121 to 127 का रेफरेंस देना है, और विटनेस में यहां पर क्या आएगा? Communications made during marriage. अरे बोलो भाई, 1C होने के बाद ये लो 4A, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस इज इररिलेवेंट। एक्सप्लेन ब्रीफली। भैया ये सेक्शन 24 to 27 जो पुलिस वाले का केस था ना कन्फेशन में, वो लिखना है, सेक्शन 24 to 27। अरे यस और नो, थम्स अप तो करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद ये लो 6A, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ मतलब क्या है? को बोलेगा क्या नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ मतलब क्या? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? बोलो ना। अरे हमने डिस्कस किया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, बोलो उसका मतलब बोलो। सिर्फ ठेंगा मत दो, बोलो उसका मतलब। भूख लगी आपको, मुझे पता है। यस, वेरी गुड ममता बेटा। रूल अगेंस्ट बायस, पेक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस, अरे यस और नो, रूल अगेंस्ट बायस 4 मार्क के लिए। तो भाई जून 19 के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए क्या?
हेलो, और एक बात आ गया आपके लिए, और एक क्वेश्चन 6A, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स सालून के, अभी अभी देखा है अंडर सेक्शन 45, वो पढ़ा है 4 मार्क के लिए, सालून के पूछा है आपको। करेक्ट निष्ठा, यू राइट बेटा। सालून के वाला पॉइंट है ना, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, तो वो 4 मार्क के लिए हो गया। फिर और कुछ है क्या? बस खत्म हो गया पेपर। तो भाई कितने मार्क, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए, इंडियन एविडेंस एक्ट के 2-3 क्वेश्चन में, मैं वही बता रहा हूं आपको। हाँ, मैराथन के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 में जो मैंने जो टॉपिक्स लिए ना, बस उन टॉपिक्स पर जोर दो, आपका 80 to 90 मार्क का पेपर हो गया। अरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चन देखे ना भाई आदित्य, ऐसे क्या कर रहा है? ये क्या देखा है, नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ, ऐसे क्या कर रहा है? और क्वेश्चन चाहिए तुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के आदित्य? ये ले और क्वेश्चन ले, दिसंबर 19 में तुझे और क्वेश्चन देता हूँ, दिसंबर 19 के अंदर और क्वेश्चन। ये ले पढ़ आदित्य, enumerate in short the exceptional circumstances of application of natural justice under administrative law। भाई अभी अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था जो दिसंबर 18 में उसी पर एक्सेप्शन पर पूछा गया, ऑडी अल्टरम पार्टम का एक्सेप्शन है ना ये, उन्होंने वो एक्सेप्शन पर क्वेश्चन पूछा 4 मार्क के लिए। रिश्ता वही, सोच नहीं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है सिर्फ। देन ये लो और एक क्वेश्चन आदित्य, judicial review is the authority of courts to declare void the acts of legislature and executive if they are found in violation of provisions of constitution। comment भैया at the stage of discretion और after the stage of discretion, वो दोनों लिखना है, judicial review वाला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल वाला भी एंड नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाला पॉइंट, दोनों भी जुडिशियल रिव्यू। 4 मार्क के लिए चार्ट ड्रॉ करना है, चार्ट जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। लो और एक क्वेश्चन, हाँ, स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको, आपने वहां पर मैराथन नोट्स के अंदर नीचे पॉइंट नंबर 20 जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टेब्लिश ना, वहां पे लिख लो पॉइंट नंबर 21, वहां पे लिखो प्लीज, लिख लो वो जो सवाल आया उसको लेकर, ताकि आप उसमें पढ़ो बाद में क्लासरूम नोट्स में रेगुलर। प्रोविजन रिलेटिंग एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। और मैं आपको बता दूं, आंसर कुछ नया नहीं है, स्टूडेंट सिर्फ डर जाते हो, बाय गॉड एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स स्पेशल प्रोविजंस। भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के जो एविडेंस है ना, उसको भी हम रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं, यूज कर सकते हैं, वो आपको लिखना है। बिकॉज एविडेंसेस आपको पता है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएगा, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में वो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, तो रिलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर आप थोड़ा ठंडा दिमाग लगाओगे ना, उन्होंने पूछा है स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस, आपको आना चाहिए एविडेंस, एक तो ओरल होता है, ये डॉक्यूमेंट्री होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो ये डॉक्यूमेंट्री में आएगा। आपको उससे सिर्फ मेंशन करना है कौन से कैटेगरी में आएगा, और वो रिलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आएगा या फैक्ट्स इन इशू में आएगा, बेस्ड ऑन द पॉइंट। फिर उसके बाद कोई और नहीं गुरलीन, आईटी एक्ट में नहीं है, ध्यान रखना, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है गुरलीन बेटा। हाँ ठीक है, आईटी एक्ट में होगा, बट इंडियन एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हो, पढ़ लो। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द डिसीजन एक्सेप्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर ट्रीटेड एज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन। भाई अभी भी देखा अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन जो जुडिशियल रिव्यू वाला क्वेश्चन था ना, कौन सा, जून 90 में जुडिशियल रिव्यू, उस पर स्पेसिफिकली पूछा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर ट्रीटेड एज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड, याद है क्या, अब्यूज ऑफ एक्सप्लेन एनी फॉर मैलाफाइड मोटिव, इररिलेवेंट कंसिडरेशन, रिलेवेंट कंसिडरेशन को ओमिट कर देना, वो 4 मार्क के लिए पूछे। यस, दैट कंप्लीट्स ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, एडमिसिबल एज रिलेवेंट एविडेंस, साकेत रिलेवेंट एविडेंस। भाई सारे क्वेश्चंस हो गए, तो वी हैव कंप्लीटेड इंडियन एविडेंस एक्ट।